नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 में पाठ 5 हरित ऊर्जा की दिशा में इस पाठ का प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं पाठ 5। ये है पाठ 5 हरित ऊर्जा की दिशा में, उसका स्वाध्याय कर लेते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है? नीचे दी गई सारणी में तीनों स्तंभों में दी गई जानकारी का संबंध ध्यान में रखते हुए सारणी पुनः लिखिए। यहाँ पे स्तंभ 1 है, स्तंभ 2 है, स्तंभ 3 है, इसका हमको जोड़िया मिलाना है। तो क्या आएगा? कोयला उष्मीय ऊर्जा उष्मीय विद्युत केंद्र, यूरेनियम परमाणु ऊर्जा परमाणु विद्युत केंद्र, जलाशय स्थितिज ऊर्जा जल विद्युत केंद्र, पवन गतिज ऊर्जा पवन विद्युत केंद्र। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया? उष्मीय विद्युत निर्मिति में किस ईंधन का उपयोग करते हैं? इस विद्युत निर्मिति के कारण निर्माण होने वाली समस्याएं कौन से हैं? इसके उत्तर में आएगा पहला, उष्मीय विद्युत निर्मिति केंद्र में ईंधन के रूप में कोयला का उपयोग किया जाता है। कोयले के दहन अथवा ज्वलन उत्पन्न हुई उष्मीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत का निर्माण किया जाता है। दूसरा, उष्मीय विद्युत निर्माण के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याएं। पहला है हवा प्रदूषण। कोयले के ज्वलन से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे स्वास्थ्य के लिए घातक और हानिकारक गैसें वातावरण में उत्सर्जित की जाती है। दूसरा, कोयले के ज्वलन से निकलने वाले धुएं में कोयले का सूक्ष्म ठोस कण विद्यमान होता है। यह सूक्ष्म ठोस कण श्वसन संस्थान में दमा जैसा गंभीर रोग उत्पन्न कर सकता है। तीसरा, कोयले का भूगर्भ में स्थित भंडार सीमित है। यह भंडार अधिक समय तक नहीं टिकेगा। इस कारण आने वाले समय में कोयले की उपलब्धता चिंता का विषय हो सकती है। अब अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया? उष्मीय विद्युत निर्मिति केंद्र के अतिरिक्त किस विद्युत केंद्र में उष्मीय ऊर्जा का उपयोग होता है? यह उष्मीय ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त की जाती है? इसके उत्तर में आएगा पहला, उष्मीय विद्युत निर्मिति केंद्र के अतिरिक्त परमाणु ऊर्जा विद्युत निर्मिति केंद्र, प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत निर्मिति केंद्र तथा सौर ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मिति केंद्र में उष्मीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। दूसरा, परमाणु ऊर्जा केंद्रों में यूरेनियम अथवा प्लूटोनियम जैसे रेडियो सक्रिय तत्वों के परमाणुओं के केंद्रकों का विखंडन करके उष्मीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इस उष्मीय ऊर्जा का उपयोग पानी से उच्च तापमान और दाब की भाप निर्मित करने के लिए किया जाता है। तीसरा, प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत निर्मिति केंद्रों में प्राकृतिक गैसों के ज्वलन से गैस उत्पन्न होती है। इस गैस का उपयोग टरबाइन घुमाने के लिए किया जाता है। प्राकृतिक गैस के ज्वलन से उत्पन्न इस गैस का तापमान और दाब उच्च होता है। इस गैस का उपयोग उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए होता है। और चौथा है, सौर ऊर्जा पर आधारित विद्युत केंद्रों में सौर उष्मा या सूर्य प्रकाश की उष्मा का उपयोग करके परावर्तक और अवशोषकों की सहायता से उष्मीय ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। उष्मीय ऊर्जा से पानी की भाप तैयार की जाती है। भाप की सहायता से टरबाइन घुमाकर तथा तत्पश्चात टरबाइन से जुड़े हुए जनित्र को घुमाकर सौर उष्मीय ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। अब अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया? किस विद्युत निर्मिति केंद्र में ऊर्जा रूपांतरण के अधिक चरण है? इसके उत्तर में आएगा, उष्मीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मिति केंद्र में ऊर्जा रूपांतरण के सबसे अधिक चरण है। पवन ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मिति केंद्र में सबसे कम चरण है। अब अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया है? नीचे दी गई शब्द पहेलियां हल कीजिए। यहाँ पे हल करके आपको यहाँ पे भरना है। तो पहले में क्या दिया गया? उष्मीय ऊर्जा प्रकल्प में उपयोग में लाया जाने वाला ईंधन क्या आएगा? कोयला। दूसरा, संचित पानी की स्थितिज ऊर्जा या ऊर्जा का स्रोत है, स्थितिज। तीसरा, चंद्रपुर में विद्युत निर्मिति केंद्र, उष्मीय ऊर्जा। चौथा, प्राकृतिक गैस में स्थित ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। पांचवा, पवन ऊर्जा क्या है? गतिज ऊर्जा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया? अंतर स्पष्ट कीजिए। उसमें से पहला है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत। इसके उत्तर में आएगा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में पहला, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रदूषणकारी है। इनसे बड़े पैमाने पर कार्बन कणों का उत्सर्जन होता है। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत का पहला, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रदूषणकारी नहीं है। इनसे कार्बन कणों का उत्सर्जन नहीं होता है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का दूसरा, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पर्यावरण स्नेही ऊर्जा स्रोत नहीं है। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत का दूसरा, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत पर्यावरण स्नेही ऊर्जा स्रोत है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का तीसरा,
पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से निर्मित किया गया ईंधन महंगा होता है। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत का तीसरा, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से निर्मित किया गया ईंधन सस्ता होता है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का चौथा, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के केंद्रों को कम जगह की आवश्यकता होती है तथा इन केंद्रों के व्यवस्थापन का खर्च भी कम होता है। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत का चौथा, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत के केंद्रों को अधिक जगह की आवश्यकता होती है, इनके व्यवस्थापन का खर्च भी अधिक होता है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का पांचवा, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत अनूतनीकरण क्षम ऊर्जा स्रोत है। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत का पांचवा, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत नूतनीकरण क्षम ऊर्जा स्रोत है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का छठवां, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पृथ्वी पर सीमित है। कुछ वर्षों के पश्चात पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत समाप्त हो जाएंगे। उदाहरण जीवाश्म ईंधन, कोयला, कच्चा तेल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस इत्यादि। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत का छठवां, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में और असीमित है। ये शाश्वत और न समाप्त होने वाली ऊर्जा स्रोत है। उदाहरण सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, ऊष्मीय विद्युत निर्मिति और सौर ऊष्मीय विद्युत निर्मिति। इसके उत्तर में आएगा ऊष्मीय विद्युत निर्मिति और सौर ऊष्मीय विद्युत निर्मिति। ऊष्मीय विद्युत निर्मिति में पहला, कोयले का ज्वलन करने पर उत्पन्न हुई ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग करके ऊष्मीय विद्युत निर्मिति की जाती है। सौर ऊष्मीय विद्युत निर्मिति में पहला, सूर्य प्रकाश की किरणों की ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग करके सौर ऊष्मीय विद्युत निर्मिति की जाती है। ऊष्मीय विद्युत निर्मिति का दूसरा, ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए कोयले का ज्वलन बॉयलर में किया जाता है। सौर ऊष्मीय विद्युत निर्मिति में दूसरा, ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए सूर्य प्रकाश की किरणों को परावर्तित करने वाले अनेक परावर्तक का उपयोग करके सूर्य की किरणों को एक अवशोषक पर केंद्रित करते हैं, जिससे वहां ऊष्मा का निर्माण होता है। ऊष्मीय विद्युत निर्मिति का तीसरा, कोयले के ज्वलन से उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा के कारण पानी का रूपांतरण उच्च तापमान और उच्च दाब वाली भाप में होता है। इस भाप की शक्ति से टरबाइन घूमता है। इस कारण टरबाइन से जुड़ा हुआ जनित्र घूमकर विद्युत का निर्माण करता है। सौर ऊष्मीय विद्युत निर्मिति का तीसरा, सूर्य की ऊष्मीय ऊर्जा के कारण पानी का रूपांतरण भाप में होता है। इस भाप के कारण टरबाइन तथा टरबाइन के द्वारा जनित्र घुमाया जाता है। इसके द्वारा विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊष्मीय विद्युत निर्मिति में चौथा, ऊष्मीय विद्युत निर्मिति प्रदूषणकारी है, यह पर्यावरण स्नेही भी नहीं है। सौर ऊष्मीय विद्युत निर्मिति में चौथा, सौर ऊष्मीय विद्युत निर्मिति प्रदूषणकारी नहीं है, यह पर्यावरण स्नेही है। ऊष्मीय विद्युत निर्मिति में पांचवा, ऊष्मीय विद्युत निर्मिति में उपयोग किए जाने वाले ईंधन कोयले का प्राकृतिक भंडार सीमित है। सौर ऊष्मीय विद्युत निर्मिति में पांचवा, सौर ऊष्मीय विद्युत निर्मिति में उपयोग की जाने वाली सौर ऊर्जा प्राकृतिक और कभी न समाप्त होने वाली ऊर्जा है। अब अगला प्रश्न करते हैं। सातवें प्रश्न में क्या दिया गया है, हरित ऊर्जा क्या है, कौन सा ऊर्जा स्रोत हरित ऊर्जा स्रोत है और क्यों? हरित ऊर्जा के उदाहरण दीजिए। इसके उत्तर में आएगा पहला, जो ऊर्जा कभी न समाप्त होने वाली ऊर्जा है तथा जिस ऊर्जा को निर्मित करते समय किसी भी प्रकार का पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न नहीं होती है, ऐसी ऊर्जा को हरित ऊर्जा कहते हैं। दूसरा, हरित ऊर्जा को पर्यावरण स्नेही ऊर्जा भी कहते हैं। तीसरा, इस प्रकार की ऊर्जा को हरित ऊर्जा कहते हैं क्योंकि यह ऊर्जा नूतनीकरण क्षम होती है तथा किसी भी प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न नहीं करती है। चौथा, हरित ऊर्जा से किसी भी प्रकार का हानिकारक दुष्प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है। और पांचवा है हरित ऊर्जा के उदाहरण, जल संचय द्वारा निर्मित जल विद्युत ऊर्जा, बहते हुए पवन से निर्मित पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा से निर्मित विद्युत, जैविक ईंधनों से निर्मित विद्युत ऊर्जा। अब अगला प्रश्न करते हैं। आठवें प्रश्न में क्या दिया गया, नीचे दिए गए विधान स्पष्ट कीजिए। उसमें से पहला है जीवाश्म ऊर्जा ये हरित ऊर्जा का उदाहरण है। प्रश्न में गलत दिया गया है, इसमें प्रश्न में आएगा जीवाश्म ऊर्जा ये हरित ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। इसके उत्तर में आएगा पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस इत्यादि जीवाश्म ईंधनों के ज्वलन के समय कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी घातक प्रदूषणकारी गैस निर्मित होती है। इसी प्रकार इस ज्वलन से ठोस कण से युक्त धुआं भी हवा में छोड़ा जाता है। इन गैसों तथा धुएं में स्थित ठोस कण से हवा प्रदूषित होती है। हवा के प्रदूषण से मानव के स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव पड़ता है। हवा के प्रदूषण से श्वसन संस्थान के दमा जैसे रोग हो सकते हैं। अगले 100 से 200 वर्षों में जीवाश्म ईंधनों के भंडार समाप्त हो सकते हैं, इसलिए जीवाश्म ऊर्जा हरित ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, ऊर्जा बचत समय की आवश्यकता है। इसके उत्तर में आएगा आधुनिक समय में प्रौद्योगिकी और विकास के लिए ऊर्जा मानव की प्राथमिक आवश्यकता बन गई है।
मानव के लिए आवश्यक विविध स्वरूप की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विविध ऊर्जा स्रोतों का सतत उपयोग किया जाता है। मानव के लिए आवश्यक ऊर्जा परमाणु ऊर्जा पर आधारित विद्युत केंद्रों से प्राप्त की जाती है। जीवाश्म ईंधनों और कोयले का भंडार सीमित है। इनका अत्यधिक उपयोग होने से इनके भंडार नष्ट होते जा रहे हैं। जीवाश्म ईंधनों के उपयोग के कारण अत्यधिक प्रदूषण उत्पन्न होता है तथा जलवायु परिवर्तन के लक्षण भी दिखाई देते हैं। परमाणु ऊर्जा भी घातक सिद्ध हो सकती है। हरित ऊर्जा के क्षेत्र में कई अनुसंधान करने पर भी तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या की ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर ही सावधानी पूर्वक ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। अब अगला प्रश्न करते हैं। 9वें प्रश्न में क्या दिया गया? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें से पहला है, परमाणु विद्युत निर्मिती केंद्र में घटित होने वाली परमाणु विखंडन प्रक्रिया कैसे पूर्ण होती है? इसके उत्तर में आएगा पहला, परमाणु विद्युत निर्मिती केंद्र में परमाणु भट्टी के यूरेनियम 235 के परमाणु पर न्यूट्रॉन का प्रहार कराया जाता है। दूसरा, इस कारण यूरेनियम 235 का रूपांतरण यूरेनियम 236 नामक समस्थानिक के रूप में हो जाता है। तीसरा, यूरेनियम 236 अत्यंत अस्थिर होता है। इस कारण यूरेनियम 236 का विखंडन होने पर बेरियम, क्रिप्टॉन तथा 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त इस विखंडन से 200 MeV ऊर्जा उत्सर्जित होती है। चौथा, इस श्रृंखला अभिक्रिया में उत्पन्न हुए 3 न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 के अन्य परमाणुओं का विखंडन करते हैं। इस विखंडन से भी बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्सर्जित होती है। पांचवा, इन 3 न्यूट्रॉनों के अतिरिक्त उत्पन्न होने वाले अन्य न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 के शेष परमाणु का विखंडन करते रहते हैं। यह अभिक्रिया सतत चलती रहती है। इस प्रकार परमाणु विद्युत निर्मिती केंद्र में होने वाली परमाणु विखंडन प्रक्रिया पूर्ण होती है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है? सौर पैनलों को किस प्रकार समायोजित कर आवश्यक विद्युत शक्ति कैसे प्राप्त की जाती है? इसके उत्तर में आएगा, अनेक सौर विद्युत सेलों को श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में जोड़कर सौर पैनल तैयार किए जाते हैं। दूसरा, इस पद्धति से अपनी आवश्यकता के अनुसार भिन्न भिन्न विभवांतर और विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले सौर पैनल बनाए जाते हैं। तीसरा, जब 2 सौर विद्युत सेल श्रेणी क्रम से जोड़े जाते हैं तब उनसे प्राप्त होने वाला विभवांतर दोनों सौर विद्युत सेलों के विभवांतर के योगफल के बराबर होता है, परंतु श्रेणी क्रम में जोड़ने पर दोनों सौर विद्युत सेलों की विद्युत धारा का योगफल प्राप्त नहीं होता है। चौथा, जब दोनों सौर विद्युत सेलों का समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तब सेलों से प्राप्त होने वाली विद्युत धारा दोनों सेलों से प्राप्त होने वाली विद्युत धारा के योगफल के बराबर होती है, परंतु समांतर क्रम में जोड़ने पर सौर विद्युत सेलों के विभवांतर का योगफल प्राप्त नहीं होता है। पांचवा, अनेक सौर पैनलों को पुनः श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पद्धति से जोड़कर आवश्यकता के अनुसार विद्युत धारा और विभवांतर प्राप्त की जा सकती है। छठवां, अनेक सौर पैनलों को पुनः श्रेणी क्रम में जोड़कर स्ट्रिंग बनाया जाता है तथा अनेक स्ट्रिंग को समांतर क्रम में जोड़कर सौर एरे या सोलार एरे बनाया जाता है। सातवां, इस प्रकार सौर विद्युत सेल से आवश्यकता अनुसार विद्युत शक्ति प्राप्त की जा सकती है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? सौर ऊर्जा के लाभ और सीमाएं क्या है? इसके उत्तर में आएगा पहला, सौर ऊर्जा के लाभ लिख लेते हैं। उसमें से पहला है, सौर ऊर्जा से विद्युत निर्माण करते समय किसी भी प्रकार के ईंधनों का ज्वलन नहीं किया जाता है। दूसरा, इस कारण किसी भी प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। जिन प्रदेशों में पर्याप्त सूर्य प्रकाश उपलब्ध है ऐसे प्रदेशों में सौर ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत का निर्माण सरलता पूर्वक किया जा सकता है। तीसरा, सौर ऊर्जा एक हरित ऊर्जा है। सौर ऊर्जा पर्यावरण स्नेही होने के साथ साथ अति लाभदायक ऊर्जा स्रोत है। दूसरा, सौर ऊर्जा की परिसीमाएं। उसमें से पहला है, सूर्य प्रकाश केवल दिन में ही उपलब्ध होता है, अतः सौर विद्युत सेल दिन में ही विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है। यही सौर ऊर्जा की परिसीमा है। दूसरा, वर्षा ऋतु में तथा कभी कभी आसमान में बादल छा जाने पर सौर ऊर्जा से विद्युत निर्माण करने में अत्यधिक कठिनाई उत्पन्न होती है। तीसरा, सौर विद्युत सेल से प्राप्त होने वाली विद्युत शक्ति दृष्ट या डीसी होती है, जबकि सभी घरेलू विद्युत उपकरण प्रत्यावर्ती या एसी विद्युत धारा पर कार्य करते हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं। 10वें में क्या दिया गया है? नीचे दिए गए विद्युत निर्मिती केंद्रों में क्रमशः होने वाले ऊर्जा के रूपांतरण को स्पष्ट कीजिए। उसमें से पहला है ऊष्मीय विद्युत निर्मिती केंद्र। इसके उत्तर में आएगा, ऊष्मीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत ऊर्जा निर्मिती केंद्र में भाप से चलने वाले टरबाइन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर कोयले का दहन या ज्वलन किया जाता है।
कोयले के ज्वलन से उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग बॉयलर में पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है। इस पानी का रूपांतरण उच्च तापमान और उच्च दाब वाली भाप में किया जाता है। इस भाप की शक्ति से टरबाइन घूमता है। इस टरबाइन से जुड़ा हुआ जनित्र भी घूमता है। इस प्रकार जनित्र के घूमने से विद्युत निर्मित होती है। इसी भाप का रूपांतरण पुनः पानी में करके पानी को पुनः वापस बॉयलर में भेजा जाता है। इस प्रकार ऊष्मीय विद्युत निर्मित केंद्र में कोयले की रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में तथा यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में हो जाता है। अब अगला करते हैं। दूसरा क्या दिया गया, परमाणु विद्युत निर्मित केंद्र। इसके उत्तर में आएगा परमाणु विद्युत निर्मित केंद्र में यूरेनियम अथवा प्लूटोनियम जैसे परमाणुओं के विखंडन से ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इस ऊष्मीय ऊर्जा के उपयोग पानी से उच्च तापमान और उच्च दाब की भाप का निर्माण करने के लिए किया जाता है। परमाणु ऊर्जा का रूपांतरण प्रथम ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण भाप की गतिज ऊर्जा में, भाप की गतिज ऊर्जा का रूपांतरण टरबाइन जनित्र की गतिज ऊर्जा में और अंत में जनित्र की गतिज ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। यहाँ पे देखो परमाणु ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा आया, ऊष्मीय ऊर्जा से वाष्प की गतिज ऊर्जा आया, वाष्प की गतिज ऊर्जा से टरबाइन की गतिज ऊर्जा और टरबाइन की गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, सौर ऊष्मीय विद्युत निर्मित केंद्र। इसके उत्तर में आएगा सौर ऊष्मीय विद्युत निर्मित केंद्र में सूर्य किरणों को परावर्तित करने वाले अनेक परावर्तकों का उपयोग किया जाता है। सभी परावर्तक परावर्तित सूर्य किरणों को एक अवशोषक पे केंद्रित करते हैं। यहाँ पर निर्मित होने वाली ऊष्मीय ऊर्जा से पानी का रूपांतरण भाप में होता है। यही भाप टरबाइन को घुमाती है तथा टरबाइन की गतिज ऊर्जा द्वारा जनित्र घुमाया जाता है। जनित्र के घूमने से विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, जल विद्युत निर्मित केंद्र। इसके उत्तर में आएगा बहते हुए पानी में गतिज ऊर्जा होती है, संग्रह किए गए पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। जल विद्युत निर्मित केंद्र बांध के समीप होता है। बांध या जलाशय में संचित किए गए पानी की स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण गतिशील पानी के द्वारा गतिज ऊर्जा में किया जाता है। यह बहता हुआ गतिशील पानी पाइप के द्वारा बांध की तलहटी में स्थित टरबाइन तक लाया जाता है। गतिशील पानी में स्थित गतिज ऊर्जा के कारण टरबाइन घूमता है। इस कारण टरबाइन से जुड़े हुए जनित्र के घूमने के कारण विद्युत निर्मित होती है। यहाँ पे भी देखो वैसे ये पानी की स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण बहते पानी की गतिज ऊर्जा में, बहते पानी की गतिज ऊर्जा से टरबाइन की गतिज ऊर्जा, टरबाइन की गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। अब अगला प्रश्न करते हैं। 11वें प्रश्न में क्या दिया गया है, वैज्ञानिक कारण लिखिए। उसमें से पहला है परमाणु ऊर्जा स्रोत, यह सबसे व्यापक ऊर्जा स्रोत है। इसके उत्तर में आएगा विश्व में केवल 11% ऊर्जा ही परमाणु ऊर्जा स्रोत से निर्मित की जाती है। भारत में केवल 2% परमाणु ऊर्जा का ही उपयोग किया जाता है। परमाणु ऊर्जा के कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है। रेडियो सक्रिय पदार्थों से विकिरण उत्सर्जित होने का खतरा बना रहता है। परमाणु ऊर्जा केंद्रों से निष्कासित होने वाला कचरा भी एक बड़ी समस्या उत्पन्न करता है। परमाणु भट्टी में बड़ी दुर्घटना होने पर बड़े पैमाने पर जान माल की हानि होती है। अनेक परमाणु ऊर्जा केंद्रों पर बड़ी दुर्घटना हो चुकी है। उदाहरण के लिए चेरनोबिल परमाणु केंद्र से रेडियो सक्रिय विकिरण बाहर आ जाना। इसलिए परमाणु ऊर्जा स्रोत सबसे व्यापक ऊर्जा स्रोत नहीं है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, विद्युत निर्मित प्रकार के अनुसार टरबाइन की रूपरेखा भी भिन्न भिन्न होती है। इसके उत्तर में आएगा विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जनित्र से विद्युत का निर्माण किया जाता है। इस विद्युत निर्मित के लिए जनित्र घुमाना पड़ता है। इस कार्य के लिए टरबाइन की आवश्यकता होती है। टरबाइन घुमाने के लिए विभिन्न प्रकार के ऊर्जा स्रोत का उपयोग किया जाता है। विद्युत निर्मित केंद्र के अनुसार टरबाइन घुमाने के लिए उसी केंद्र की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना पड़ता है। इस कारण ही प्रत्येक विद्युत निर्मित केंद्र के अनुसार उपयोग किए जाने वाले टरबाइन की रूपरेखा भी भिन्न भिन्न होती है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, परमाणु ऊर्जा केंद्र में परमाणु विखंडन की प्रक्रिया नियंत्रित करना अति आवश्यक होता है। इसके उत्तर में आएगा परमाणु विखंडन की प्रक्रिया श्रृंखला अभिक्रिया की प्रक्रिया है। यह श्रृंखला अभिक्रिया परमाणु ऊर्जा केंद्रों में नियंत्रित पद्धति के अनुसार कराई जाती है। इस श्रृंखला अभिक्रिया में निर्मित प्रत्येक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। तत्पश्चात तीनों न्यूट्रॉन यूरेनियम के 3 परमाणुओं का भी विखंडन करते हैं। इस प्रकार श्रृंखला अभिक्रिया में आगे चलकर अनेक न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं तथा बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पन्न होती है। अतएव इस श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित न करने पर एक बड़ी परमाणुविक दुर्घटना हो सकती है।
इससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हो सकता है। इसलिए परमाणु ऊर्जा केंद्र में परमाणु विखंडन की प्रक्रिया नियंत्रित करना अति आवश्यक है। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा इन्हें नूतनीकरण क्षम ऊर्जा कह सकते हैं। इसके उत्तर में आएगा जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा क्रमशः बहते हुए पानी, सूर्य प्रकाश तथा बहते हुए पवन की सहायता से निर्मित की जाती है। बहता हुआ पानी या जल संचय, वेग से बहने वाली पवन, सूर्य प्रकाश इत्यादि ऊर्जा स्रोत कभी न समाप्त होने वाले ऊर्जा स्रोत है। इसके विपरीत प्राकृतिक गैस, कोयला, खनिज तेल या कच्चा तेल इत्यादि का भंडार सीमित है। आने वाले कुछ वर्षों में ये सभी भंडार समाप्त हो सकते हैं। इन ऊर्जा स्रोतों को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि ऊर्जा स्रोत कभी न समाप्त होने वाले ऊर्जा स्रोत है। इसलिए इन ऊर्जा स्रोतों को नूतनीकरण क्षम ऊर्जा स्रोत कहते हैं। अब अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया है, सौर फोटोवोल्टाइक सेल की सहायता से मिलीवॉट से मेगावाट तक ऊर्जा निर्मित संभव है। इसके उत्तर में आएगा सौर विद्युत सेल को श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में जोड़कर सौर पैनल बनाया जाता है। इन सौर पैनलों की आवश्यकता अनुसार विभवांतर तथा विद्युत धारा प्राप्त की जा सकती है। अनेक सौर पैनलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर स्ट्रिंग बनाया जाता है। इसी प्रकार अनेक स्ट्रिंग समांतर क्रम में जोड़कर सौर एरे या सोलार एरे बनाया जाता है। इस प्रकार सौर फोटोवोल्टाइक सेल की सहायता से मिलीवॉट से मेगावाट तक ऊर्जा निर्मित संभव है। अब अगला करते हैं। 12वें में क्या दिया गया है, सौर ऊष्मीय विद्युत निर्मिती का संकल्पना चित्र तैयार कीजिए। ये देखो, ये है सौर ऊष्मीय विद्युत निर्मिती केंद्र की रूपरेखा। अब अगला प्रश्न करते हैं। 13वें प्रश्न में क्या दिया गया, जल विद्युत निर्मिती केंद्र पर्यावरण स्नेही है या नहीं, इस विषय में आपके विचार स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर में आएगा पहला, जल विद्युत निर्मिती से कुछ लाभ प्राप्त होते हैं, परंतु जल विद्युत निर्मिती से कुछ समस्याएं भी उत्पन्न होती है। दूसरा, जल विद्युत केंद्र में किसी भी प्रकार के ईंधन का ज्वलन नहीं होता है, अतः ईंधन के ज्वलन से होने वाला प्रदूषण भी उत्पन्न नहीं होता है। तीसरा, विद्युत का निर्माण अबाधित गति से होता रहता है, क्योंकि बांध का पानी समाप्त होने पर पुनः वर्षा होने से बांध पानी से भर जाता है। चौथा, इसलिए उपर्युक्त कारणों से जल विद्युत निर्मिती पर्यावरण स्नेही है। पांचवा, परंतु बांध बनाते समय बांध में पानी संचित करने पर अनेक गांव पानी में डूब जाते हैं। इस कारण बड़े पैमाने पर लोग विस्थापित हो जाते हैं। विस्थापित लोगों के पुनर्वसन का प्रश्न उत्पन्न हो जाता है। छठवां, उपजाऊ खेत, जंगल बांध के पानी में डूब जाते हैं। इस कारण जंगल की जैव विविधता संकट ग्रस्त हो सकती है। सातवां, बहते हुए पानी का प्रवाह रोका जाता है। इस कारण पानी की जलीय परिसंस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। आठवां, ऐसा कहा जाता है कि बांध के पानी के दबाव से जल विद्युत केंद्र से जुड़े हुए क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। अब अगला प्रश्न करते हैं। 14वें प्रश्न में क्या दिया गया है, नाम निर्देशित आकृति बनाइए। उसमें से पहला है सौर ऊष्मीय विद्युत केंद्र के लिए ऊर्जा रूपांतरण दर्शाने वाली। तो उसके लिए ये आकृति है, सूर्य प्रकाश एकत्रित करने के लिए परावर्तक, एकत्रित सूर्य प्रकाश की ऊर्जा अवशोषित करने के लिए अवशोषक, वाष्प पर चलने वाला टरबाइन, विद्युत जनित्र और विद्युत ऊर्जा। अब अगला करते हैं। ये देखिए, ये इस प्रकार की आकृति बनेगी। ये जो है ये क्या है, ये हमारा समांतर क्रम है, और ये वाला जो ऐसा ऐसा देखा जाएगा ये क्या है, श्रेणी क्रम है। तो इसके उत्तर में आएगा, दिया गया विभवांतर 18 वोल्ट, दी गई विद्युत धारा 3 एम्पियर, आवश्यक विभवांतर 72 वोल्ट और आवश्यक विद्युत धारा 9 एम्पियर। पहला, सौर विद्युत सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने पर इन सेलों के विभवांतरों का योगफल नहीं होता है, परंतु इन्हीं सौर विद्युत सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इनके विभवांतरों का योगफल होता है। दूसरा, सौर विद्युत सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इन सेलों के विद्युत धारा का योगफल नहीं होता है, परंतु इन विद्युत सेलों के समांतर क्रम में जोड़ने पर इनकी विद्युत धारा का योगफल होता है। अब हम अगला करते हैं। 15वें में क्या दिया गया है, टिप्पणी लिखिए। उसमें से पहला है विद्युत निर्मिती और पर्यावरण। इसके उत्तर में आएगा, जीवाश्म ईंधन तथा परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके की गई विद्युत निर्मिती पर्यावरण के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। इन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने पर पर्यावरण पर इसका कुप्रभाव पड़ता है। पहला, जीवाश्म ईंधन के ज्वलन से हवा प्रदूषित होती है। ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी विषैली गैस उत्पन्न होती है। हमारे स्वास्थ्य के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हानिकारक है। इसके अतिरिक्त ज्वलन से उत्पन्न होने वाले अन्य विषैली गैसें तथा हवा में स्थित प्रदूषकों के ठोस कण
श्वसन संस्थान के अनेक रोगों को जन्म देते हैं। इसी प्रकार ईंधन के ज्वलन से निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। इस सभी प्रक्रियाओं के कारण पर्यावरण को क्षति पहुंचती है। दूसरा, जीवाश्म ईंधनों का भंडार सीमित है तथा जीवाश्म ईंधन का निर्माण होने में लाखों वर्षों का समय लगता है। जीवाश्म ईंधन के अनुसंधान और उत्खनन में पर्यावरण को क्षति पहुंचती है। इसी प्रकार सागर में होने वाले उत्खनन से भी पर्यावरण प्रभावित होता है। तीसरा, परमाणु ऊर्जा पर आधारित विद्युत ऊर्जा निर्मित केंद्र से उत्पन्न होने वाले परमाणविक कचरे का निष्कासन एक जटिल समस्या बना हुआ है। इसी प्रकार परमाणु ऊर्जा केंद्र में कोई बड़ी दुर्घटना होने से बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। मानव बढ़ती हुई ऊर्जा आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए पर्यावरण स्नेही ऊर्जा निर्माण की विभिन्न पद्धतियों का अनुसंधान शुरू हो चुका है। दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पार्ट 5 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।